आज की डेट में विमेन सेंट्रिक किताबें क्या स्थान रखती हैं? She the Shakti means, every she has that Shakti within. I am enough, you are enough, we all are enough. But that sensitization has to be there. समाज में वो sensitization होना चाहिए. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में द मोमेंट द गर्ल इज मैरिड तो आप समझ लीजिए कि आधा करियर ग्रोथ तो वहीं रुक गया. ये एम्प्लॉयर्स की परसेप्शन होती है. A woman has to become a mother, so she can't help it. But you can't dim her, intelligence or merit or her growth. समाज का एक वर्ग ऐसा भी है मीनाक्षी जी जो ये सोचता है कि चूंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है, अब नौकरी पे जाती हैं, कमाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, शायद यही वजह है कि समाज में अपराध जो औरतें करती हैं. तो आई थिंक इट ऑल comes from that patriarchal thought and patriarchal conditioning of our society. जो नहीं समझ पाते अपने आस मतलब घर के क्लोज मेंबर्स भी शायद ना समझ पाते हो कि women go through a lot of mental अपहीवल होता है या सो उनकी औरतों की मेंटल हेल्थ के लिए भी आप कुछ करती हैं? देखिए एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला इशू है आजकल. कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, स्कैंडलस लगेगा, बट कहीं मैंने सुना था कि कोई कहता है कि आजकल सभी थोड़ा थोड़ा पागल हो रहे हैं. आई विल कंक्लूड विद अ शेयर ऑफ माइन. जिंदगी होती अपनी तो हक जमाते, जिंदगी होती अपनी तो हक जमाते, किराए के मकाम में ए हुजूर बरगद नहीं उगाते. नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन. कभी कभी जिंदगी के शोर में एक आवाज ऐसी होती है जो बदलाव की शुरुआत बन जाती है. आज बिट्स एंड पीसेस में हम बात करेंगे उस आवाज की जो कलम से क्रांति लिखती है. लेखिका, कवयित्री और शी द शक्ति आंदोलन की संस्थापक मीनाक्षी एम सिंह से आज हमारी बातचीत होगी. आईटी प्रोफेशनल से लेकर महिला सशक्तिकरण की प्रेरक यात्रा, एक इंस्पायरिंग यात्रा, और उनके चर्चित जो बुक्स हैं, क्यूपिड एट कॉर्पोरेट, ये आप मेरे हाथ में दे सकते हैं, एंड शी द शक्ति जैसी ऐतिहासिक जो उनकी संकलन है, उनकी किताबें हैं, उनकी कहानी है आत्मविश्वास, प्रेम और शक्ति की कहानी है. तो आइए मिलते हैं उस स्त्री से जो कहती हैं मैं ही शक्ति हूँ और मैं पर्याप्त हूँ. आपका स्वागत है मीनाक्षी जी. शुक्रिया. It's an honor and privilege to be here, Shweta. Thank you for inviting me. Thank you. And ये जो किताबें हैं, पहले मैं शी द शक्ति से ही शुरुआत कर लेती हूँ. और बाकी की भी आपकी किताबों की जो मैंने एक झलक देखी, मुझे बहुत कुछ लगा ऐसा मीनाक्षी जी जो आपका विमेन सेंट्रिक ज़्यादा आप सोचती हैं. तो आज की डेट में विमेन सेंट्रिक किताबें क्या स्थान रखती हैं? जब आप लिखती हैं तो क्या कहना चाहती हैं? देखिए, विमेन अभी भी पेट्रियार्की तो है हमारे समाज में, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. टाइम्स आर चेंजिंग, बट दैट पेट्रियार्की इज स्टिल देयर एंड विमेन हैव स्ट्रगल्स इन आवर सोसाइटी विच इज़ मोस्टली पेट्रियार्कल. तो विमेन को अपनी जगह बनाने के लिए, और स्पेशली जो डिसीजन मेकिंग प्लेसेस हैं जैसे कि कॉरपोरेट है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही छोटी रेशो में विमेन लीडर्स होती हैं. तो उस पोजीशन पर जाने के लिए, वहाँ अपना एक इक्वल स्पेस, इक्वल अर्थ क्लेम करने के लिए हमें ये अभियान जारी रखने पड़ेंगे, ऐसे रेवोल्यूशंस जारी रखने पड़ेंगे. और मैं कहती हूँ कि विमेन दे डोंट नीड टू गेट एम्पावर्ड, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, और उनको अपनी शक्ति को पहचानना है, जो उनके अंदर शक्ति है, और अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है, एक अपना विलेज बनाना है, जो कि उनकी जो
डिसीजन मेकिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर उनकी वॉइस सामने आए। और शी द शक्ति के थ्रू मेरा यही एक मिशन है कि मैं विमेन वॉइसेस को फोर फ्रंट में लेकर आऊँ, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम उसमें बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। और जैसे कि ये संकलन हम शी द शक्ति लेके आए, इसमें आप मानेंगी 125 पोइट्स 6 महीने के टाइम में 125 पोइट्स जुड़ गए, और ये जैसे कहते हैं कि कारवां बढ़ता चला गया, उस तरह से ये सामने आया और बहुत ही सराहा गया। इट वाज काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो शी द शक्ति मीन्स एवरी शी हैज दैट शक्ति विद इन। I am enough, you are enough, we all are enough, but that sensitization has to be there. समाज में वो sensitization होना चाहिए कि जिस घर में लड़की है वो किस्मत वाला घर है, और लड़की और लड़का, वी आर नॉट एंटी मैन। शिव और शक्ति का एक बहुत खूबसूरत सा जो हारमोनियस सा एक स्पेस है, उसको हम अटेन कर लें तो आई थिंक तब मेरा भारत रियली महान हो जाएगा। 2 सवाल मेरे जहन में है। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम औरतों की आवाज़ें उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एंटी मैन हैं। बिल्कुल। जनरली ये मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि अगर आप नारी शक्ति का झंडा बुलंद कर रहे हैं तो आप पुरुषों के खिलाफ हैं। जी। तो इस किताब में जो संकलन है वो सारी महिलाओं का संकलन है या? जी नहीं, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ फेमिनिज्म। जो औरत की इज्जत करता है, जो लड़की की इज्जत करता है और उसके इक्वल स्पेस को एक्सेप्ट करता है, इट्स फॉर दैट। तो इसमें बहुत सारे मेन पोइट्स भी हैं जिन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर लिखा है और उसको सेलिब्रेट किया है। दैट्स लाइक एन एक्सेप्टिंग द इक्वल स्पेस ऑन दिस अर्थ। और जैसे कि आपने बोला कि फेमिनिस्ट इज ऑलवेज सपोज टू बी एन एंग्री वुमन। इट्स परसीव्ड एज एन एंग्री वुमन कि जो फेमिनिस्ट है वो बहुत ही झोला लेके और झंडा लेकर खड़ी रहेगी। हमारा परसेप्शन वो नहीं है। हमारा परसेप्शन है बीइंग अ फेमिनिस्ट is accepting, acknowledging and celebrating the woman in India and as well as in the entire world. But India में हमें अभी भी मुझे लगता है कि उस सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे आप देखेंगे हिस्ट्री में बहुत सारे विमेन थिंकर्स रही होंगी, विमेन आर्टिस्ट रही होंगी, बट मोस्टली आप आर्टिस्ट की बात करें तो बहुत ही छोटा रेशो है जो विमेन आर्टिस्ट हैं, विमेन राइटर्स हैं जिनकी बात होती है। वर्जीनिया वुल्फ, जो एक दो माया एंजेलो और यहाँ पर सरोजनी नायडू, मतलब एक मुट्ठी भर कवियत्रीज और मुट्ठी भर विमेन थिंकर्स का हम गिन सकते हैं एज कंपेयर टू मेन। तो ऐसा तो नहीं है कि जो औरत एक जननी हो सकती है वो उसके पास आइडियाज़ की कमी है या थॉट की कमी है। हाँ, जैसे कि अगर हम देखें तो हम कितनी महादेवी वर्मा जी को जानते हैं, बहुत ही कम। हाँ, लेकिन अगर पुरुषों में देखें तो बहुत को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ, औरतों को शायद स्थान अब तक नहीं मिला समाज में। स्थान अभी ज़माना चेंज हो रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग, बट अभी भी हम देखिए, आप और मैं बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं विमेन राइटर, वी आर अटैचिंग अ वुमन आफ्टर द प्रोफेशन। सो आई थिंक इतनी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है कि हमें वो वुमन ना लगाना पड़े। अ राइटर इज अ राइटर। इंक हैज़ नो जेंडर एक्चुअली। Ink doesn't know which gender it is coming from. The pen is gender neutral. So that's the space we want to attain कि आप merit base पर jobs create कीजिए, merit base पर आप we are not seeking for an extra reservation or acknowledgement, but हमारी merit को आप down मत कीजिए। आप देखेंगे corporate में भी आजकल बहुत जगह एक women boss को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और टॉप CXO पोजीशन पे हार्डली 1 या 2 आपको फीमेल मिलेंगी। जैसे हम सिर्फ इंदिरा नूई को जानते हैं, हाँ, या चंदा कोचर हैं, या कोई भी हैं, मतलब एक आध मिशेल ओबामा इज लाइक वेरी फ्यू विमेन आर देयर एट टॉप पोजीशन। की फाउंडर को हमने सुना जी, मतलब बहुत कम है, गिने चुने बहुत कम हैं। और कॉरपोरेट में ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं कि CXO लेवल पर या टॉप लेवल पर विमेन आए, बट दे आर लाइक फोर्स्ड प्रोग्राम्स। अब विमेन के जो 3 चैलेंजेस हैं, देखिए, मैरिज, मैटर्निटी एंड मोबिलिटी।
ये 3 M's जो हैं ये विमेन की ग्रोथ को, जो ग्राफ है उनका प्रोग्रेस करने का, उसको थोड़ा सा तो डाउन करते हैं, बिकॉज दीज आर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए हमारे सोसाइटी में, कॉरपोरेट में, जिससे ये सब चीज़ें भी अकोमोडेट करके आगे बढ़ा जाए, विमेन को आगे लेकर जाया जाए, ताकि विमेन कहीं पीछे ना छूट जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और दीज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इफ़ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, अब आजकल बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल से, मैं तो उसी की बात कर सकती हूँ, जहाँ पर डे केयर सेंटर्स अब खोले गए हैं, जिम खोले गए हैं इनसाइड द कैंपस, सो दैट women employees, though it is for all, but women employees don't have to leave their children behind or leave their job. हाँ, तो अब बच्चे को लेकर आ सकती हैं न्यूज़ चैनल्स में। तो ये पहले ये नहीं था, बट मुझे लगता है बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है, पर फिर भी आप देखेंगे ओनली टॉप प्लेसेस और टॉप कॉरपोरेट्स, अगर छोटे मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें या नॉट दैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पर अभी भी बदलाव काफ़ी है, और औरत का एक जगह जाकर करियर रुक जाता है। शी हैज़ टू टेक द बैक सीट इफ़ सपोज बोथ द कपल इज़ वर्किंग, बोथ पीपल आर वर्किंग, तो औरत को एक बैक सीट लेना पड़ता है। मे बी इट्स नॉट अ सैक्रिफाइस, बट द स्ट्रक्चरिंग इज़ लाइक दैट। तो अगर हम इतनी सेंसिटाइजेशन, ऐसे मैकेनिज्म ला सके कि जिससे हमें टॉप पोजीशन पर भी विमेन मिले, और करियर उनका भी पूरा ब्लूम करे, ब्लॉसम करे, और डिसीजन मेकिंग प्लेसेस पर वो रहें, तो फिर एक इक्वल समाज की रचना होगी, और इट विल बी अ हार्मोनियस सोसाइटी, आई गेस। आपने जिक्र किया कॉरपोरेट का, तो आई विल पिक दिस क्यूपिड एट कॉरपोरेट, और इसमें कहानी कॉरपोरेट जगत की है जी। और आपकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको शी इज़ इन लव, देन शी इज़ स्टिल इन लव, बट उनका ब्रेकअप होता है, देन शी अगेन फाइंड्स द राइट पर्सन फॉर हर सेल्फ इन हर ऑफिस। इस बुक से आप क्या कहना चाहती हैं? बिकॉज इट हैज़ अ लव एंगल अटैच टू इट। हाँ, सो क्या आपका मैसेज क्या है? 2-3 मैसेजेस हैं। एक तो देखिए, हमारे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कॉलेज रोमांसेस कवर हुए हैं, बट ऑफिस रोमांसेस, वर्क प्लेस रोमांसेस, इतना देयर इज़ अ गैप फॉर दैट। सो थ्रू दिस स्टोरी, थ्रू दिस ऑफिस रोमांस, फर्स्ट आई वांटेड टू फिल दैट गैप, बिकॉज आई बिलीव कि जो राइटर है एक, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर लिटरेचर इज़ लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर सोशियो कल्चरल डायनामिक्स, जो अब समाज में चल रहा है, और ये बहुत ही आप देखेंगे फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। आप गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में देखेंगे, 100 कपल्स में से 5 या 10 कपल्स ऐसे होंगे जो कि अपने ऑफिस में मिले हैं, और दे आर कॉलीग्स टर्न्ड इनटू कपल्स। तो मैं इस फिनोमिनन को हाईलाइट करना चाहती थी अपने लिटरेचर के थ्रू, इस किताब के थ्रू, इस गैप को मैं फुलफिल करना चाहती थी। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट इज़ हाईलाइटिंग विमेंस इश्यूज, बिकॉज सुहानी जो है वो शी वॉज अनवेलकम्ड एट बर्थ फॉर बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। शी वॉज अबाउट टू बी गिवन टू द दाय, जो मिडिल वो होती हाँ, है, जो पहले जो डिलीवरी कराती थी, तो उसको वहाँ दिया जा रहा था, एंड शी वॉज अनवेलकम्ड। तो आप देखिए एक बच्चे की साइकी पर क्या असर पड़ेगा कि उसको पता चल रहा है कि आपको तो गिव अवे किया जा रहा था, तो शी अंडरस्टैंड शी इज़ नॉट वेलकम्ड एट होम। तो उसकी साइकी पर कैसा गहरा असर पड़ेगा कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, एंड विच इज़ नॉट माई फॉल्ट, राइट। तो कहानी ऐसे शुरू होती है, देन शी मेक्स एजुकेशन हर वेपन, और अच्छी सी जॉब IT फर्म में वो करती है, और वहाँ पर उसका एक लव एंगल आता है जिससे उसे हार्ट ब्रेक मिलता है। अगेन शी गेट्स दैट टैग ऑफ बीइंग अनवेलकम्ड, एंड देन देयर आर चैलेंजेस एज अ सिंगल वुमन। वर्क प्लेस पर क्या चैलेंजेस हैं? शी इज़ बीइंग ऑगल्ड एट, शी इज़ बीइंग जज्ड फॉर कमिंग लेट टू ऑफिस, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो टू फॉरेन लैंड्स बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। सो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस, और प्रेशर ऑफ बीइंग सेटल्ड, एज इफ सेटल्ड का मतलब
एक शादी करना और एक बीइंग अ वाइफ इज बीइंग सेटल्ड एंड देन बिकमिंग अ मदर, देन बिकमिंग अ मदर, वो तो अल्टीमेटली होता ही है कि कब आप फैमिली बढ़ा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हैं. तो ये जो अनड्यू प्रेशर है एक जेंडर एक गर्ल पर, वो मैं इसके थ्रू हाईलाइट करना चाहती थी कि देखिए एक मैन के ऊपर कभी आप ये प्रेशर नहीं देखेंगे, एंड इफ अ मैन नोज कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड एज अ व्हेन आई एम बोर्न, हाउ विल ही फील, तो वो मैं टैप करना चाहती थी. तो वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस भी हैं इसमें. अब और दर्शक ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों बैठकर हाँ बात कर रहे हैं औरतों के चैलेंजेस की, लेकिन चूंकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जी, वी कैन रिलेट टू इट, हाँ. और मैं चाहूंगी दर्शक भी समझें. तो इस कहानी के थ्रू फिर हाउ शी फाइंड्स लव, फॉल्स इन लव विद सिद्धार्थ, जो कि एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और उसको ही एक्सेप्ट्स हर एज इज, लाइक शी इज, एंड पूरी तरह से एक्सेप्टेंस है, एंड देन शी फील्स दैट लव फॉर हर सेल्फ. तो एक रिडेम्पशन की कहानी है, अनवेलकम्ड से वेलकम्ड की कहानी है, सेल्फ लव तक पहुंचने की कहानी है, फीलिंग इनफ की कहानी भी है, और कॉर्पोरेट रोमांस भी इसमें कवर्ड है, जो कि एक नया पहलू है हमारे समाज में, नया फिनोमिनन है. बिकॉज मुझे लगता है कॉर्पोरेट हैज़ बिकम द न्यू केमिस्ट्री लैब फॉर ब्रीविंग दीज रिलेशनशिप्स. आप काफ़ी लोगों से मिलेंगे जो इस तरह के रिलेशनशिप्स में आते हैं, बिकॉज आज का यूथ बहुत टाइम बिताता है कॉर्पोरेट में, ऑफिसेज में, दे आर देयर इन थिक एंड थिन. और पहले तो हुआ करता था कि 9 to 5 जॉब्स हुआ करती थी, अब तो 24/7 चलता रहता है. तो उस तरह के इसमें किस तरह के रिलेशनशिप हमारे ब्रू हो रहे हैं, उसको मैं मिरर करना चाहती थी अपने इस नॉवल के थ्रू, एंड इट हैज़ बीन रिसीव्ड वेरी वेल. Readers are finding it very relatable, and they are saying that we are transported to that situation. और इस किताब को विश्वकर्मा पब्लिकेशंस के थ्रू पब्लिश हुई है और द बुक बेकर्स ने इसको रिप्रेजेंट किया है, और अब आई थिंक इट इज़ कमिंग टू इट्स सेकेंड प्रिंट. तो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स मिला है, एंड दैट इज़ क्वाइट फुलफिलिंग मी टू मी एज अ चूंकि आप भी, आपका शुरुआती जो करियर रहा है कॉर्पोरेट का रहा है जी, और फिर मैंने इस बारे में आपसे बात नहीं की मीनाक्षी जी पहले, कि आपने कॉर्पोरेट से ब्रेक क्यों लिया, क्यों छोड़ा, और फिर राइटिंग में कैसे आई. तो ये कहानी सुन के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी कहानी सुन रही हूँ, इसमें कुछ आपकी लाइफ का एलिमेंट भी है. they say writers leave a part of themselves in their writing. तो and reality is stranger than fiction. तो मेरी कहानी तो बहुत ड्रामेटिक है, मोर देन द बुक, बट येस देर आर पार्ट्स विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, एंड इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, बट येस देर आर मैनी पार्ट्स विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम माई ओन स्टोरी. बिकॉज मैं 10 साल रही हूँ कॉर्पोरेट में, और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ क्यूपिड एट कॉर्पोरेट. मैं अपने हस्बैंड से वहीं मिली थी कॉर्पोरेट में, और फिर मेरी ट्विन डॉटर्स हुई. तो इट वॉज माई कॉन्शियस चॉइस to raise them and get raised by them. So I left my job, and it was a conscious decision because I wanted to be with them. But yes, I have no regrets, because otherwise I would not have become a writer. But अगर कुछ ऐसे mechanisms होते कि 4 साल 5 साल बाद अगर जो meritorious women हैं, मदर्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, उनको अगर कॉर्पोरेट में अकोमोडेटिंग देम बैक, ऐसा अगर होता तो आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड दैट ऑप्शन, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली वो होते नहीं हैं. अच्छा, मैंने ये भी महसूस किया है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, और बहुत लेडीज़ ने ये मुझसे शेयर किया है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में द मोमेंट द गर्ल इज़ मैरिड, तो आप समझ लीजिए कि आधा करियर ग्रोथ तो वहीं रुक गया. ये एम्प्लॉयर्स की परसेप्शन होती है कि अब ये बहुत काम की नहीं रही. देन सेकेंडली व्हेन यू हैव चाइल्ड, तो यू आर फाइनली नॉट प्रोडक्टिव इनफ, मतलब यू आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ. तो कहीं ना कहीं मतलब ये जजमेंटल होना इज नॉट करेक्ट.
ये बायसेस हैं, यही जो हमने जो पहले बात की कि हमारी सोसाइटी को, वर्क प्लेसेस को और मैनेजमेंट में जितनी लेडीज़ होंगी तो वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगी कि दिस इज़ समथिंग यू कांट डिनाई, इट्स नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक. अ वुमन हैज़ टू बिकम अ मदर, सो शी कांट हेल्प इट, बट यू कांट डिम हर इंटेलिजेंस और मेरिट और हर ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट इशू. तो कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स अगर होते तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. अब जैसे हम चाहते हैं कि ऐसे मैकेनिज़म्स आएँ और जितना मैनेजमेंट टॉप पोजीशंस पर पॉलिसी मेकर्स अगर विमेन होंगी तो आई थिंक ये इश्यूज ज़्यादा अच्छे रिजॉल्व होंगे और एड्रेस होंगे. अच्छा, यू ऑल्सो रन शी द शक्ति फाउंडेशन. जी. क्या है वो और उसके माध्यम से आप क्या करने की कोशिश करती हैं? शी द शक्ति का बेसिक मिशन है टू ब्रिंग विमेंस वॉइसेस टू द फोर. मैंने लिखना शुरू किया था 2013 में. मैं एक आईटी प्रोफेशनल थी और मेरे बच्चों के बर्थ के बाद मुझे लिखने का शौक़ था. तो फ्रॉम कोडिंग आई वॉज अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एंड कंप्यूटर साइंस से मैंने मास्टर्स की है. तो मैं लिखा करती थी थोड़ा बहुत. फिर जब बच्चों को बर्थ दिया और टाइम थोड़ा हाथ में था तो मैंने लिखना शुरू किया 2013 में. तो मैं ओपन माइक्स में जाया करती थी अपने छोटे बच्चों को लेके. मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते थे. उसके बाद मैंने क्रिएटिव राइटिंग कोर्स किया और एक मोमेंट ऐसा था कि माय पोइट्री वाज वेल रिसीव्ड. तो एक पब्लिशर हैं ऑथर्स प्रेस, उन्होंने वहीं अनाउंस किया कि वो इंटरेस्टेड है मेरी बुक लाने के लिए. सो माय फर्स्ट बुक सोलफुल सिम्फनी केम इन 2013. तो वो जो एक एहसास होता है योर पब्लिकेशन इज़ देयर, वो जो खुशी है, वो एक्सटेसी है, वो मैं चाहती थी कि वो टू गिव बैक टू सोसाइटी, टू गिव बैक टू द विमेन हु फील दैट they will see their book in picture, they will see their book in publication. तो कितना सुखद एहसास है, उसको मैं औरों को भी देना चाहती थी. तो इसके लिए मैंने शी द शक्ति शुरू किया कि पहले हम एक किताबें लेकर आएंगे और इस किताब में आप देखेंगे होम मेकर्स हैं, वेटरन पोइट्स भी हैं, मेन पोइट्स भी हैं और 80 इयर्स की भी एक महिला हैं जिनको शौक़ था कि उनकी एक जो पब्लिकेशन है, उनकी जो रचना है वो छपे. तो बहुत एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फुलफिलमेंट मिला मुझे और बहुत दुआएं भी मिली जब ये शी द शक्ति आई. और इसके बाद फिर मैंने वो कम्युनिटी फॉर्म की है, शी द शक्ति विमेन, जो कि एक ग्रुप है, कम्युनिटी है जिसमें हम सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी विमेन के एंडेवर्स हैं उनको हम फ्रीली प्रमोट करते हैं. और हम प्लान कर रहे हैं गैदरिंग्स की भी और ऐसे विमेन डायलॉग्स की भी, जिसमें इट्स लाइक अ विलेज, सपोर्टिव विलेज ऑफ विमेन विच सेलिब्रेट सिस्टरहुड. तो सिस्टरहुड एक बहुत आई थिंक बट एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है इन द सोसाइटी कि औरतें औरतों को नहीं आगे बढ़ने देती. पर ऐसा है नहीं. आई थिंक वो भी मुझे लगता है एक परसेप्शन, फोर्स परसेप्शन दिया गया है. बट अगर आप देखें तो मोस्टली एक वुमेन दूसरे वुमेन को बहुत अच्छे से समझती है और सिस्टरहुड thrives actually. शी द शक्ति एक आप कम्युनिटी, और ऐसे हज़ारों ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को एक कहते हैं ना कि यू फिक्स ईच अदर्स क्राउन, यू आर अ ट्रू क्वीन व्हेन यू फिक्स ईच अदर्स क्राउन. तो आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता अगर एक महिला दूसरे महिला को पूरा सपोर्ट करे, समझे कि वो किस पर्सपेक्टिव से आ रही है सामने और हाथ बढ़ाकर एक दूसरे के साथ चलना है. आई थिंक सिस्टर, आई ट्रूली बिलीव इन सिस्टरहुड एंड इट्स पावर. एक समाज का एक वर्ग ऐसा भी है मीनाक्षी जी जो ये सोचता है कि चूंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है, अब नौकरी पे जाती हैं, कमाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, शायद यही वजह है कि समाज में अपराध जो औरतें करती हैं वो उसकी संख्या बढ़ी है. इसी कारण डिवोर्स होता है, इसी कारण तमाम और चीज़ें होती हैं जो पहले सो कॉल्ड वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता था. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे इस किताब में भी सुहानी इज़ बीइंग जज्ड फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन. वो अर्न कर रही है, वो अपने टर्म्स पर लाइफ जी रही है, तो उस पर सोसाइटल जजमेंट है, प्रेशर है कि वो शादी कब करेगी, वो सेटल कब होगी, वो माँ कब बनेगी, इस तरह के प्रेशर हैं. तो आई थिंक इट ऑल
comes from that patriarchal thought and patriarchal conditioning of our society. Because और रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वो वुमन के इंडिपेंडेंट होने से हो रहे हैं. वो हो रहे हैं बिकॉज with the advent of social media, I believe social media has a big role in it, because with the advent of social media constant comparison है, constant pressure है validation का, और society में इतना comparison आ रहा है कि वो कि like दूसरा मेरे से अच्छा है या दूसरा मेरे पार्टनर से अच्छा है, और बहुत ईजी बीइंग एनोनिमस बहुत सारे रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे हैं. इट्स वेरी ईजी. और क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एडवेंट से लोगों में जो स्पेस होता है, स्पेस की कमी है मुझे लगता है. कॉमनैलिटीज़ लोग ढूंढते हैं रिलेशनशिप में, और फिर वो कॉमनैलिटीज़ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बोरिंग हो जाती हैं, मोनोटोनस हो जाता है. मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप को थ्राइव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा मिस्ट्री, थोड़ा सा फॉन्डनेस और थोड़ा वैल्यू सिस्टम अगर स्ट्रांग हो कि ये मेरा पार्टनर है और मुझे इसके साथ, कहते हैं ना कि रिश्ता जोड़ना तो बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक उस थॉट के साथ अगर हमारा समाज चलेगा तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे, इट्स लाइक लव सिमर्स स्लोली, ग्रेजुअली. जैसे कि इस किताब में भी आप देखेंगे फर्स्ट कवर पेज पर ही लिखा है कि लव इज़ द होल थिंग एंड वी आर ओनली पीसेस. तो मेरी स्टोरीज़ के थ्रू, मेरे पेन के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि all of us are trying to find a belonging, a home. तो चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग्स हो, we all are trying to reach home. तो वो होम्स जो हैं वो हमें हारमनी है बेसिकली. we all are trying to be stay in a state of content. और डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज women are voicing out their opinions. और इसको पहले नहीं होता था. इसको हम एक जेंडर पर तो डाल नहीं सकते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप इज बिटवीन टू पीपल. तो दोनों इसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल हकदार हैं. चाहे रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं. तो हम एक जेंडर को, और जेंडर की वजह से हो रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी. बिकॉज women are more confident, women are more resilient, they are voicing their opinions confidently. और अगर वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम है, आई गेस. नहीं, लेकिन एक जो समस्या, चूँकि आप एक औरतों की एक कम्युनिटी भी चलाती हैं, तो उसमें एक समस्या जो बहुत ज़्यादा इवन फैमिली मेम्बर्स जो नहीं समझ पाते, अपने मतलब घर के क्लोज मेंबर्स भी शायद ना समझ पाते हो कि women go through a lot of mental upheaval होता है. हाँ. होता है, चाहे वो उनका मेनोपॉजल स्टेट हो या फिर पोस्टपार्टम हो, या उनकी औरतों की मेंटल हेल्थ के लिए भी आप कुछ करती हैं? हाँ, मेंटल हेल्थ देखिए एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला इशू है आजकल. कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, स्कैंडलस लगेगा, बट कहीं मैंने सुना था कि कोई कहता है कि आजकल सभी थोड़ा थोड़ा पागल हो रहे हैं, विद दैट प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, सो मच प्रेशर. तो आई थिंक मेंटल हेल्थ एक मेन एंड विमेन दोनों के लिए ही लागू होता है. इट इज़ अफेक्टिंग आवर साइकी, और उसके लिए कुछ मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं अपने डेली लाइफ में. जैसे कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं मैं फॉलो करती हूँ, लाइक प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो ये मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू किया था. हम लोग ग्रैटिट्यूड जार्स बनाते थे जिसमें डेली ग्रैटिट्यूड चिट लिखते थे, और ईयर एंड पर 31 दिसंबर को हम उसको जार को खोलते हैं, लाइक अ फॉर्च्यून कुकीज़ जैसे होता है फॉर्च्यून कुकी जार खोला जाता है, ऐसे हम ग्रैटिट्यूड जार खोलते हैं. तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस फॉर्म हुई और एक रिचुअल फॉर्म होता है. तो आई थिंक फॉर बोथ मेन एंड विमेन वी नीड टू हैव सम रिचुअल्स, सम थिंग्स विच वी परस्यू विच गिव अस
पूरी जो एक खुशी का एहसास दे, ऐसी कोई चीज़ तो ज़िंदगी में ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो इट विल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ। तो यही हम अपनी फेलो विमेन को भी, कम्युनिटी में भी बताते हैं कि लेट्स हैव कम्युनिकेशन इज़ द की, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेंट आउट, हैव योर सिस्टरहुड सर्कल एंड हैव सम प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड पे करना। और आई हैव अ पर्सनल बिलीफ, आई बिलीव इन द पावर ऑफ अबंडेंस, दैट जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वाह। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये मुझे काफ़ी रिलीफ देता है कि हाँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ मेरे पास ज़रूर आएगा, और उसने आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह की थॉट के साथ अगर आप चलेंगे तो आप जो अनअवॉइडेबल जो आपके इश्यूज हैं वो सारे वहीं के वहीं सॉर्ट हो जाते हैं, कि आप आराम से अपने घर में बैठिए, आपके जो पैशंस हैं परस्यू कीजिए, और जो पेरिफर्नेलिया है उसको आप अवॉइड कीजिए, और एक बिलीफ, फेथ अगर हो, जैसे कि मतलब मेरा एक फेथ है, मेरा एक बिलीफ है, मैं एक उनमें मानती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ, तो मुझे नहीं, वहाँ से बट काफ़ी जैसे पावर आपने अपनी मिलती है। जिंदगी में एक रास्ता अपने लिए खोज लिया जी। कि चलिए मैं राइटिंग में स्किल अच्छा है या इंटरेस्ट है। नॉट ऑल वुमेन आर एबल टू फाइंड दैट पाथ। बट आई बिलीव कि हर पर्सन इट्स बॉर्न विद अ यूनिक गिफ्ट, इफ नॉट राइटिंग देन कुकिंग और डांसिंग, सिंगिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप आर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको कनेक्ट करे उस डिवाइन के साथ। Writing is just one form of reaching to the divine. Like I always say, pen is my oxygen, and मैं सेन और ह्यूमेन रह पाती हूँ लिखने से। और भले ही रिगार्डलेस ऑफ पब्लिकेशन, मुझे जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है वो बहुत जॉय देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर कि हर किसी के पास कोई एक चीज़ तो ऐसी होती है जिसमें वो रम जाते हैं, और उससे इमेंस खुशी मिलती है, और उसमें न भूख लगती है न प्यास लगती है, बस लगता है आप एक हो गए, उस शक्ति के साथ एक हो गए। तो आई थिंक एक चीज़ तो सबके पास होती है, उसको बस ढूंढना बाकी है, और वो मिल जाए तो दैट इज़ लाइक योर गॉड, योर कनेक्शन विद द डिवाइन। आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा कि आपकी 2 किताबें और आने वाली हैं। जी। तो क्या उन किताबों को भी हम वुमेन सेंट्रिक ही समझें? नहीं, वो वुमेन सेंट्रिक नहीं है। वो नॉन फिक्शन है। तो एक किताब तो पेरेंटिंग पर है, जो मेरी पेरेंटिंग में जो ट्रू स्टोरीज हैं, जो छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं। तो आई एम नॉट अ प्रीचर, बट दे आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच हेल्प मी इन द जर्नी ऑफ पेरेंटिंग। और कुछ अच्छे भी पल हैं, कुछ थोड़े से खट्टे मीठे पल भी हैं, जहाँ मुझे अपनी डॉटर्स से सीखने को मिला। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप it's a bit scandalous statement कि I don't have any dreams for my daughters. Why? Because I have my own dreams. और मैं जब उनको फुलफिल करूँगी, मैं जब उन ड्रीम्स को पाऊँगी, तो एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन की तरह मेरी डॉटर्स वो देखेंगी। और जैसे कि स्टोरी टेलिंग में भी कहा जाता है, शो एंड डोंट टेल। तो आप बच्चों को जब शो करते हैं कोई चीज़, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर अब्जॉर्ब होती है। बट अगर आप उनको कुछ कहते हैं कि ये करो, इंस्ट्रक्ट करो, तो वो उसका जनरली उल्टा ही करते हैं, बिकॉज टीन एज इज़ लाइक दैट। तो बताने से ज़्यादा अगर आप उनको दिखाएं, आप सन को खुद पकड़े और उसकी जो जर्नी है, वो बच्चे उसके लाइव विटनेसेस होंगे, तो एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन की तरह वो उसको देखते हैं। तो इस किताब में कुछ इस तरह का मैंने शेयर किया है। और लेकिन आजकल की पेरेंटिंग में एक अलग किस्म का चैलेंज है मीनाक्षी जी, जो पहले के पेरेंट्स के सामने नहीं था। आज का बच्चा विद्रोही भी है। हाँ, बहुत विद्रोही है। आज का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब पे ज़्यादा यकीन करता है और पेरेंट्स पे कम करता है। तो इन सब से दूर रख पाना बच्चों को और सही रास्ते पर ला पाना, क्योंकि समाज में इतनी चीज़ें उनके सामने हैं कि रास्ता भटकते देर नहीं लगती। मेरे आपके ज़माने में शायद वो चीज़ें हमारे सामने नहीं थी। तो कैसे किया जाए, हाउ टू डू द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग? मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले एक मेटा की वर्कशॉप भी अटेंड की थी, उसमें भी यही इश्यूज डिस्कस किए गए थे। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की तो बहुत ज़रूरत है। और जिसे हम विद्रोही कह रहे हैं,
आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है. वाई नॉट? ये एक बहुत हेल्दी फिनोमिनन है, क्योंकि पहले के बच्चे, हम ओबीडियंस को एक वर्च्यू मानते हैं. चुप रहते थे, माँ बाप की बात को चुपचाप मान लिया जाता था. आई डोंट सी इट एज अ वर्च्यू. मुझे वो गुण नहीं लगता. मुझे लगता है कि अपना ओपिनियन होना, अपनी थॉट मैच्योर होना, और एक बच्चे का पेरेंट को बताना कि मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये सोच है. अमेजिंग. ये बहुत ज़रूरी है एक इंडिपेंडेंट थिंकर को डेवलप करने के लिए. तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि मैंने बच्चे रेज किए, या आई टुक अ ब्रेक टू रेज माई चिल्ड्रन. आई रेज्ड माई सेल्फ, दे रेज्ड मी. जब मैं एक लड़की से एक मदर बनी, तो उन्होंने कैसे मुझे रेज किया एज अ मदर, एज अ कंटेंट पर्सन. मेरे अंदर कहीं शायद किसी तरह की इनसिक्योरिटी रही होगी, प्यार को लेके या जो भी चीज़ों को लेके. तो उन्होंने उस वॉइड को भरा, और इतने अच्छे से भरा कि वो आउटपोरिंग हुई. और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो Yes, because एडवेंट parents हो are रहा है, busy. Both parents are busy. पेरेंट्स आर, तो ये तो है, टाइम इज़ द न्यू करेंसी. तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बट ओवर इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं है. आजकल मैं कुछ पेरेंट्स को देखती हूँ कि दिन रात दे आर हॉवरिंग ओवर देयर चिल्ड्रन, कि दिन रात उनके पीछे पड़े रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना टाइम इसको दिया. तो आप उसको एक सफोकेट कर रहे हैं. आपको एक इनफ स्पेस, एक पौधे को ब्लूम करने के लिए, एक फूल को ब्लूम करने के लिए अच्छी मिट्टी भी चाहिए, अच्छा पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए. अब बहुत सारे पौधे एक साथ लगा देंगे तो वो उग नहीं पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे. तो ओवर इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं है, और इग्नोरेंस भी ठीक नहीं है. एक बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है. और स्क्रीन टाइम की जहाँ हम बात करते हैं, तो आई थिंक अलाउ तो करना पड़ेगा ना उनको स्क्रीन, नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे. आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो स्क्रीन टाइम अलाउ करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम्ड आप उनको विंडो दे सकते हैं कि आप इतनी देर स्क्रीन टाइम आपके लिए अलाउड है. और कुछ सुपरविजन टूल्स भी लग सकते हैं कि दे आर नॉट गोइंग ऑन द मलिशियस साइट्स. और अगर आपको पता हो और उन पे स्टेडफास्ट ट्रस्ट हो कि मेरा बच्चा नर्चरिंग मतलब नर्चरिंग हो रही है उसकी, और उसके साथ वो इस तरह के कम्युनिकेशन या कुछ फेक प्रोफाइल्स या इस तरह के उसमें नहीं जाएगा, वो ट्रस्ट करेंगे, तो बच्चा अपने आप संभला रहेगा आई गेस, और फुल ब्लूम करेगा. तो आई थिंक वो ट्रस्ट ज़रूरी है, थोड़े से सुपरविजन की भी ज़रूरत है, पर उसको स्पेस तो देना पड़ेगा. और सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि यू सी इट इन अ नेगेटिव लाइट, इट कैन बी यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. आपका बच्चा अगर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है और उसमें अगर अपना आर्ट डालता है, म्यूज़िक डालता है, या जनरली कम्युनिकेट करता है अपने पीयर्स के साथ, तो वाई नॉट. वो फिर नहीं तो सोशली ऑकवर्ड हो जाएगा अगर आप उसको ये करने नहीं देंगे. आजकल आप देखें तो बुलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीनेजर्स में. तो अगर आप उसको वो सब नहीं करने देंगे जो उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करना है, पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके वैलिडेशन के लिए अलाउ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ज़माने के साथ तो चलना ही पड़ेगा. बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट के साथ और कम्युनिकेशन विदाउट जजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट between a parent and a child. I think then it becomes a healthy relationship. मैं चाहूँगी कि दर्शक भी सीखें, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हों, जूनियर हो, कोई भी हो, उनसे भी हम जो कुछ भी ग्रास्प कर सकते हैं हमें ज़रूर सीखना चाहिए, टू इवॉल्व एज अ पर्सन, टू इवॉल्व एज अ पेरेंट, इवॉल्व एज अ हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर. I'll conclude with a share of mine. Sure. जिंदगी होती अपनी तो हक जमाते, जिंदगी होती अपनी तो हक जमाते, किराए के मकाम में ए हुजूर बरगद नहीं उगाते. इस ज़िंदगी को जीऊँ तो ऐसे जीऊँ, इस ज़िंदगी को जीऊँ तो ऐसे जीऊँ कि बाहर आ जाए, उस जाने में क्या मज़ा जब कुछ आँखों में सैलाब ही ना आए. वाह, मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच. थैंक और यू. ये मैं मैसेज देना चाहूँगी अपनी विमेन को कि द वो इन वुमेन विच स्टैंड्स आउट and differentiates us from a man, that doesn't stand for woes, that stands for wonder, and all of us women need to find that wonder within. तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ आपसे एक नई शख्सियत के साथ. अभी दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें. थैंक यू सो मच.